तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन विलेज, टाउन एंड सिटी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ हो गया था, ये हो गया था और ये वाला पैराग्राफ भी हो गया था। यहाँ से पढ़ना है हमको, पर इसमें हम ये देखेंगे इसमें क्या पढ़ा था, ज़रा बताओ तो क्या पढ़ा था इसमें। और हमने ये देखा था कि विलेज और टाउन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, अलग अलग सोसाइटी का चेंज है, बहुत सारी चीज़ें, और इनके सोशल ऑर्डर क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें। मैंने ये भी बताया था कि कैसे पहले एग्रीकल्चर होता था जगह जगह घूम घूम के, पर जैसे ही वो एक जगह परमानेंट हुआ वैसे ही सोसाइटी पूरी चेंज हो गई, इनइक्वालिटीज़ आ गई, सोशल ऑर्डर बन गया, लोगों के पास पैसा आ गया, वेल्थ आ गया, है ना, पूरी सोसाइटी फॉर्म होने लगी, सोशल ऑर्डर बन गया। पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट इज यूजुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेजर फैक्टर। अगर हम इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गांव और शहर में दो तरीके का मेन डिफरेंस है। पहला, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? यूनिट एरिया पे, एक यूनिट एरिया, यूनिट का मतलब है एक, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब लोग तो बहुत सारे हैं, अब इतनी मानो इतनी जगह है, इस पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, इसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पीपल या पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर या फिर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो गांव और शहर में डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस तो पॉपुलेशन डेंसिटी का है। गांव में लोग ज़्यादा डेंसिटी होगी आपको मिलेगी या फिर शहरों में ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी? शहरों में ज़्यादा डेंसिटी मिलती है ना, तो एक डिफरेंस ही हो गया। और दूसरा, प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। गाँव में लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे होंगे या फिर शहरों में? गाँव में। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि हम ये देख लेंगे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ हो रही है तो वो कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। अगर कहीं ज़्यादा हो रही है तो वो गांव होगा और शहरों में बेसिकली कम होती है। तो इस बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। और कॉन्ट्रेरी टू अपीयरेंस साइज इज नॉट ऑलवेज डिसिसिव, इट बिकम्स टू सेपरेट लार्ज। छोड़, द सिटीज एंड टाउन्स हैव अ मच हाइयर डेंसिटी पॉपुलेशन। क्या है? सिटी और टाउन में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। और the number of person per unit area such as square kilometer than village, although they are smaller in terms of absolute number of people, village are spread out over a relatively large area। देखो क्या बोल रहा है वो, कि भले ही जैसे मानो ये एक सिटी है और एक विलेज है, तो सिटी में लोग डेंसिटी कैसी होगी? ज़्यादा, ठीक है, और गांव में कम। पर विलेज का साइज, जरूरी नहीं कि विलेज छोटे हो और सिटी बड़े हो, डेंसिटी विलेज में ज़्यादा है, वो सिटी में ज़्यादा है, पर विलेज का साइज ज़्यादा बड़ा हो सकता है। विलेज आर ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टाउन एंड सिटीज बाय लार्जर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक प्रोफाइल। हम वो क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी विलेजेस को अलग कर सकते हैं सिटी और टाउन में, क्योंकि विलेजेस में खेती ज़्यादा होती है, पशुपालन होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये डिफरेंस विलेज में आपको मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, विलेज will have a significant proportion of its population engaged in agriculture linked occupation. Much of what is produced there will be agricultural product. Most of its income will be from agriculture. मतलब गाँव में जितने लोग रहते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? खेती करते हैं, और खेती से जुड़े सारे जो चीज़ें होती हैं, पशुपालन हो गया या डेयरी वगैरह, ये सारा काम गाँव में ज़्यादा होता है। The distinction between a town and city
इज मच मोर अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस। पर अगर देखो विलेज और सिटी को डिफरेंस करना है तो आप इकोनॉमी देख लो, डेंसिटी देख लो, पर अगर टाउन और सिटी को अलग करना है तो क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन। अ टाउन एंड सिटी आर बेसिकली द सेम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट डिफरेंशिएटेड बाय साइज। साइज के बेसिस पे टाउन और सिटी में डिफरेंस हो सकता है, टाउन छोटे होते हैं, सिटी बड़े होते हैं। एंड अर्बन agglomeration, a term used in census and official reports, refers to a city along with its surrounding suburban area and satellite settlement. A metropolitan area included more than one city or continuous urban settlement many times than the size of a single city. देखो सेंसस के अकॉर्डिंग सिटी को वो लोग क्या बोल रहे हैं? सिटी में वो सिटी भी आता है, आसपास में अगर लोगों ने गांव मतलब लोग रह रहे हैं, जैसे कि आउटर एरिया जो होता है सिटी का वो भी आता है, और कुछ सैटेलाइट सेटलमेंट्स भी आते हैं। सैटेलाइट सेटलमेंट्स क्या होते हैं, किसी को पता है? बेसिकली देखो जैसे कि यहाँ पे एक सिटी है, ठीक है, ये बड़ा सिटी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, पर कुछ ऐसे एरिया जो सिटी के बाहर हैं पर काम करने वो लोग कहाँ आते होंगे? यहाँ। मार्केट उनकी कहाँ होती होगी? यहाँ। तो वो डिपेंडेंट किस पे है? यहाँ पे। यहाँ के ग्रोथ की वजह से यहाँ पे भी अब ग्रोथ होने लगा है, तो ऐसे एरिया क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट सेटलमेंट। सिटी के बाहर ऐसे छोटे छोटे एरिया जो पूरी तरह डिपेंडेंट किस पे हो गए हैं? सिटी पे। सिटी का डेवलपमेंट की वजह से भी अब उनका डेवलपमेंट होने लगा। जैसे कि तुम मालनपुर मान लो, मालनपुर क्या है? एक सैटेलाइट सेटलमेंट है, ठीक है। समझ में आ गया सैटेलाइट सेटलमेंट क्या होता है? अजय समझ में आया? सैटेलाइट सेटलमेंट का मतलब एक ऐसी जगह जो मेन सिटी से तो अलग होगी पर वो पूरी डिपेंडेंट किस पे होगी? मेन सिटी पे। लोग वहाँ के काम करने यहाँ आएंगे और यहाँ का डेवलपमेंट की वजह से ही वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से जो आउटर एरियाज होते हैं बेसिकली वो, ठीक है। तो टाउन सिटी में आपकी जो डेफिनेशन है सेंसस के अकॉर्डिंग, उन्होंने सिटीज़ को बोला है सिटी रिफर्स टू अ सिटी अलॉन्ग विथ इट्स सराउंडिंग सब अर्बन एरियाज एंड सैटेलाइट सेटलमेंट। और उसके बाद जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया एक सिटी से भी ज़्यादा बड़ा, मतलब क्या पता हम 2-3 सिटी मिला के एक मेट्रोपॉलिटन एरिया मिल जाए। जैसे कि आपका NCR है, उसमें दिल्ली भी आता है, थोड़ा गुड़गांव भी आता है और थोड़ा नोएडा भी आता है ना। तो वो क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी इंक्लूड्स मोर देन वन सिटी, इसमें एक से ज़्यादा सिटी हो सकते हैं। और कॉन्टीन्यूस अर्बन सेटलमेंट मैनी टाइम द साइज ऑफ अ सिंगल सिटी, मतलब ये एक सिंगल सिटी से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया समझ में आया क्या होता है? समझ में आया? हाँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब एक ऐसा बड़ा सिटी जो एक सिटी नहीं, एक से ज़्यादा सिटी मिलके एक बड़ा एरिया बना दिया है उन्होंने। वो जो बड़ा सिटीज़ हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिटीज़ आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब बहुत बड़ा सिटी, ठीक है। Given the direction in which modern cities, societies have developed, the process of urbanization has been experienced in most countries. हम देखें कि मॉडर्न सोसाइटी क्या है, धीरे जिसमें मॉडर्न सोसाइटी जो डेवलप हो गई हैं उसमें देखा गया है कि प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड इन मोस्ट कंट्री। जो भी सोसाइटीज़ डेवलप्ड है वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या दिखेगा? अर्बनाइजेशन, मतलब शहर की सोसाइटीज़ डेवलप्ड हो रही हैं। अगर डेवलपमेंट की बात आ रही है, अगर कोई सोसाइटी डेवलप्ड है तो बेसिकली वो कहाँ रह रही होगी? सिटीज़ में। सिटी की सोसाइटी डेवलप होती है कि गांव की सोसाइटी डेवलप होती है? तो जो अर्बनाइजेशन है वो आपको दिखेगा, जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी मिलेंगी वहाँ पे अर्बनाइजेशन की प्रोसेस आपको दिखेगी दिखेगी। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोग्रेसिवली लार्जर एंड लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ कंट्री पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन रेदर देन रूरल एरिया। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग धीरे धीरे गांव से को छोड़ के सिटीज़ में रहने लग जाएं, या शहर का बसना, धीरे धीरे गांव का एरिया कम हो जाएगा और शहर बढ़ते जाएंगे और लोग शहरों में रहने लगेंगे। वो प्रोसेस क्या वो कहलाएगी? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन समझ में आ गया क्या होता है? शहरों में रहना, शहरी, हिंदी ट्रांसलेशन शहरीकरण। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर नाउ ओवरवेलमिंगली अर्बन। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या हैं? अर्बन सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, ना कि गांव। गांव जहाँ पे किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा गांव है तो वो डेवलप्ड होगा क्या? वो डेवलपिंग होगा,
जहाँ पे ज़्यादातर सिटीज़ हैं वो कंट्री कैसा हो गया है, डेवलप्ड। अर्बनाइजेशन लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, और लिखो व्हाट इज अर्बनाइजेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन लिखो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेट्रोपॉलिटन एरिया लिखो। लिख लिया। Urbanization is also a trend in developing countries. It can be faster or slower, but unless there are special reasons blocking it, the process does seem to occur in most contexts. क्या बोल रहा है, धीरे धीरे अर्बनाइज, जितने भी कंट्रीज अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं वहाँ सब जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है, अर्बनाइजेशन। अब धीरे धीरे वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट 2014, 54% of the world population live in urban area, a proportion that is expected to increase 66% by 2050। यूनाइटेड नेशन की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीज़न 2014 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी कब, 2014 में। उन्होंने ये बोला था कि दुनिया में 54% लोग, 54% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, शहरों में रह रही है। पर अब ऑल ओवर दुनिया में देखा जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो आधे से ज़्यादा, मतलब 54% लोग कहाँ रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं। इंडिया में कितने परसेंट लोग शहरों में रह रहे हैं, कोई बताएगा? बीस या 30? 31% लोग 2011 में, अभी नहीं, अभी तो बढ़ गया होगा। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, 31। पर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो कितने लोग शहरों में रह रहे हैं, 54। मतलब इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से तो पीछे चल रहा है, क्योंकि तभी तो हम डेवलपिंग नेशन है ना। जैसे जैसे हमारी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी और हम डेवलप कर देंगे तो हम डेवलप नेशन में आ जाएंगे। और ये क्या बोल रहे हैं, 2030 तक 2050 तक पूरे दुनिया में कितने लोग शहरों में रहने लगेंगे, 66% लोग। ठीक है, किसकी रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। इंडियन सोसाइटी इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अर्बनाइजेशन। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अ लिटिल लेस देन 11% फ्रॉम 1901 to a little more than 17% in 1951. Soon after the independence, the 2001 census shows that almost 28% of the population lives in the urban areas. According to the 2011 census report, 37%, यहाँ पे 37 लिखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 61 था, 31 था। चेक कर लेंगे इसको, इसमें जो लिखा है वो मान लो तुम लोग। ज्योग्राफी की बुक में, 12th की बुक में अलग डेटा है। ठीक है, मैं देख के बता दूंगी, तुम लोग या भी देख लेते हैं। हमें 2011 में कितने हैं, 31.1। 2001 में कितने थे, 2001 में 28% लोग थे, जो 10 साल बाद कितने हो गए, 31। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, 1901 की बात करें, तो 11% से भी कम लोग कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे। कब, 1901 में। फिर जब आज़ादी के टाइम पे सेंसस हुआ तो वो 11 से बस कितने बढ़े पाए थे, 17। मतलब 50 साल में केवल 6% लोग बढ़ा था। और अब धीरे धीरे ये 28 पे आ गया और अब 2011 में ये हो गया है 31। और अब जो नया डेटा आएगा ना, तो शायद ये हो सकता है, क्या पता 40 तक हो जाए, 40-45 तक हो जाए, देखेंगे क्या होगा। समझ में आ गया, डेटा समझ में आ गया, समझ में आया अजय? सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन रूरल एरिया। अब हमको ये देखना है कि हम गाँव के में कैसी सोसाइटी है, क्या सोशल ऑर्डर है और कैसे कैसे चेंज आ रहा है। बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव कंडीशन इन विलेजेस बीइंग डिफरेंट, वी कैन एक्सपेक्ट द नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज टू बी डिफरेंट एज वेल। क्योंकि गाँव अलग हैं
तो गांव की सोसाइटी भी अलग होगी और चेंजेस भी अलग आएंगे। विलेजेस साइजेस में छोटे होते हैं, यूजुअली परमिट मोर पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द मेंबर ऑफ village to know all or most of the member by sight. Moreover, the social structure in village tends to follow a more traditional pattern. Institution like caste, religion and other forms of customary traditional social practice are stronger here. देखो गांव वैसे देखा जाए तो छोटे छोटे गांव होते हैं, तो गांव में क्या होता है, एक इंसान सबको जानता है। सिटी में क्या एक इंसान हर किसी को जानता है, अपनी कॉलोनी के भी सारे लोगों को शायद ना जान पाए अच्छे से, पर गाँव की सोसाइटी क्या है, गांव छोटे होते हैं तो इस वजह से गांव के सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ऐसा मतलब कोई अलग बात नहीं होती कि अरे वो सबको जानते हैं, वो सबको जानते हैं, हर एक फैमिली को जानते ही जानते हैं। उसके अलावा गांव की जो सोसाइटी होती है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, जैसे जो पुराने टाइम से चली आ रही है वो चीज़ें गाँव में ज़्यादा होती है। जैसे कि आपका कास्ट, रिलीजन, ये कास्ट वाली बातें ज़्यादा कहाँ होंगी, गाँव में ज़्यादा होती हैं। धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग कहाँ मिलेंगे, गांव में मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरह से पूजा पाठ, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज ये करना है वो करना है, ये गांव में होता ही होता है। शहरों में स्किप कर देते हैं थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं छोड़ दो। तो लेकिन गांव में क्या है, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, यहाँ पे कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि विलेज के फीचर्स लिखने हैं तो आप सबसे पहले लिख सकते हो कि विलेज साइज़ में छोटा होता है तो उसमें सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, ये जो आपके ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं गाँव में, जैसे कि कास्ट, रिलीजन वगैरह। ठीक है, फॉर दीज रीजन अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज दैट मेक फॉर वन एक्सेप्शन, चेंज इज स्लोअर टू अराइव इन विलेज देन इन टाउन। तो देखो जब ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग है तो चेंजेस आ पाएंगे क्या जल्दी। अगर मैं जैसे यहाँ पे एक जगह शहर होगा, ये एक शहर है ए और एक ये गांव है बी, मैं जाके बोलूँ कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, ए में जाके बोलूँगी कि कास्ट सिस्टम को छोड़ो, धीरे धीरे समझाऊँगी, और बी में भी जाके मैंने बोला, तो कहाँ के लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, गाँव के लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ों का बिलीफ ज़्यादा है। शहरों में तो वैसे भी आपको उतनी ज़्यादा कास्ट नहीं दिखेगी जितनी आपको गांव में दिखेगी। गांव के लोग इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करेंगे या शहर के लोग? शहर के लोग कर देंगे। गांव के लोग क्या करेंगे? मार देंगे। गांव में लड़ाई हो जाएगी, गोलियां चल जाएंगी। तो ऐसा क्यों चल रही हैं गोलियां गांव में? शादी तो वहाँ भी इंटरकास्ट हो रही है और शहर में भी हो रही है। वहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे कास्ट सिस्टम को ज़्यादा माना जाता है। हाँ, तो वही जो परंपराएं हैं वो कहाँ पे ज़्यादा मानी जा रही हैं? गाँव में। परंपराएं तो यहाँ भी है ना, पर मानते नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। ये चीज़ है, ये तो डिफरेंस है, यही तो पढ़ रहे हैं हम कि गाँव में क्या अलग है और शहरों में क्या अलग है। ठीक है, हाँ ठीक है। There are also other reasons for this. A variety of factors ensure that the subordinate section of society have much less scope for expressing themselves in rural areas than their counterparts in city. और इसी वजह से अब जैसे गांव हो गया, गांव में जो सोसाइटी है उनमें जो डिसएडवांटेज सेक्शन होगा या जो पिछड़े लोग होंगे वो अपनी बात कहाँ पे गांव में रख पाएंगे, उनकी सुनवाई होगी। तो सिटीज़ में उन लोगों के पास अपने आप को अपनी बात कर रखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी मर्जी का काम करने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे सिटीज़ में मिलेगी, गांव में नहीं मिलेगी। अभी तुम लोगों ने एक न्यूज़ देखी, कहाँ का गांव है, महाराष्ट्र का या गुजरात का एक गांव है, वहाँ पे आज़ादी के इतने साल बाद पहली बार किसी दलित आदमी ने अपने बाल कटवाए, एक वहाँ गाँव की दुकान में जाके। क्योंकि पहले ऐसा चलता था कि उस गांव में जितने लोग रहते थे, जो नाई होता था वो जो दलित थे उनके बाल नहीं काटते थे, बोलते थे हम तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे, तुम तो छोटी जाति के लोग हो। तो उनको अपने बाल कटवाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था और मतलब अपनी जाति को छुपा के बाल कटवा के आते थे। आज आज़ादी के 79 ईयर्स बाद पहली बार वहाँ के उसी गाँव के किसी लड़के ने पहली बार अपने बाल वहाँ पर कटवा पाए। उन्होंने बात की होगी, प्रशासन से मांग की होगी, प्रशासन ने समझाया होगा, IAS वगैरह कलेक्टर वगैरह ने, तब जाके उनकी बात करते हैं। तो देखो सिटीज़ में कभी ऐसा सुना है क्या? नहीं सुना। गांव में अभी भी ऐसा हो रहा है। मतलब कास्ट कितना ज़्यादा
इंसान को बराबर समझा ही नहीं जा रहा। एक नाई है, वो अपना वो एज अ कस्टमर नहीं देख रहा, वो जाति पूछ रहा है पहले कि तुम पहले कास्ट बताओ फिर तुम्हारे बाल काटूंगा। कोई दलित आ गया तो उसके बाल ही नहीं काट रहा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे भी दिखेंगी आपको? गाँव में दिखेंगी। फॉर हाँ, द लैक ऑफ इसने बोला था उमेर ने कि चेंज कर लो। क्या? तुम रुक जाओ। पेज नंबर बोल दो जरा मुझे। 59 ये पढ़ना है ना? हाँ ये पढ़ना। द लैक ऑफ एनोनिमिटी and distance in the village make it difficult for people to descend because they can easily be identified and taught a lesson by dominant section। जैसे कि यहाँ पर सिटीज़ में तो लोग अपनी कास्ट नहीं बताते, जैसे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है वो अपनी कास्ट छुपा भी सकता है, कोई किसी को जानते ही नहीं है, अलग सरनेम रख के अपनी कास्ट नहीं बताते। पर गाँव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो अपनी कास्ट भी नहीं छुपा सकते। और अगर छुपाने का ट्राई भी करेंगे तो जो ऊंची जात, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होगी, वो उनको फिर डर है ना कि हमको मार पीट देंगे कि तुम कैसे अपनी कास्ट छुपा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको? गांव में। मोरेवर द रिलेटिव पावर ऑफ डोमिनेंट सेक्शन इज मच मोर बिकॉज दे कंट्रोल मोस्ट एवेन्यूज, एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट रिसोर्सेज फॉर ऑल काइंड। गाँव में जो डोमिनेंट क्लास होगी, डोमिनेंट क्लास का मतलब वो क्लास जिसके पास पावर है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिनके पास लैंड है, ज़मीन है। तो गाँव में उनके पास पावर ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि सारी ज़मीन भी उनके पास है। जो काम वगैरह कर रहे हैं, जो छोटे मोटे काम धंधे होते हैं, जैसे उन्होंने कुछ फैक्ट्री लगा ली या अपना कुछ कारखाना खोल लिया या कोई भी दुकान खोल ली, तो वो सारी भी उनको बिलोंग करती है। तो काम करना है तो उनकी उसमें ही काम करना पड़ेगा, इसलिए पावर उनके पास गांव में ज़्यादा होती है। शहरों में तो हर किसी के पास होता है, मतलब कोई कुछ भी काम कर सकता है, ना कोई किसी को जानता है, तो वहाँ पे इतना डिसएडवांटेज नहीं होता। गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जो डोमिनेंट क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, उनसे भिड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो फिर उनके पावर का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। सो द पुअर, जो पुअर है, जो गरीब है, वो डिपेंड किस पे होता है? डोमिनेंट सेक्शन पे, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन पे तो मजदूरी करनी है उसको। अगर उनकी नहीं सुनेगा तो मजदूरी करने को नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेगा? सिंस देयर आर नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सपोर्ट, क्योंकि उसके पास कोई कुछ और काम करने के लिए गांव में कुछ है ही नहीं। खेती तो करोगे, मजदूरी तो करोगे, और खेत किसके खेत हैं? अपर कास्ट के खेत हैं, तो उनकी ही सुननी पड़ेगी। तो ये दिक्कत है वहाँ पे। गिवन द स्मॉल पॉपुलेशन इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गैदर लार्ज नंबर, पर्टिकुलरली सिंस एफर्ट टुवर्ड दिस कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम द पावरफुल एंड द वेरी क्विकली सप्रेस्ड। क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन भी कम होती है, गांव में ज़्यादा लोग थोड़ी ना रहते हैं, तो जो डोमिनेंट कास्ट वाले होंगे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है। क्या पता उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो किसी एरिया में, कहीं पॉपुलेशन इनकी भी ज़्यादा हो सकती है, पर वो उनके पास पावर नहीं होती, इसकी वजह से वो लोग कुछ बोल नहीं पाते। द स्मॉल पॉपुलेशन इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गैदर लार्ज नंबर, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो आप ज़्यादा लोग को इकट्ठे नहीं कर सकते अपने सपोर्ट के लिए। So in short, if there is a strong power structure already in place in village, it is very difficult to dislodge it. मतलब अगर किसी गांव में पहले से ही कुछ जाति के लोगों की पावर है, तो आप उनसे पावर उनसे छीनना पॉसिबल नहीं है, या उनके अगेंस्ट में जाके काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। उनकी सुननी पड़ेगी, उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चेंज इन द सेंस ऑफ शिफ्ट in power are thus slow and late to arrive in rural area because the social order is stronger and more resilient। क्या बोल रहे हैं? इसलिए गांव में जो अगर चेंज आएगा तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, बहुत धीरे आएगा और बहुत टाइम लगेगा बदलाव आने में, क्योंकि जो वहाँ का सोशल ऑर्डर है, वो जहाँ पे सोसाइटी जो बन गई है, जो डोमिनेंट क्लास के पास जो पावर है, वो इतनी ईजिली से नहीं हटाई जा सकती, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चेंज ऑफ अदर शॉर्ट्स इज ऑल्सो स्लो
to come because village are scattered and not as well as connected to the rest of the world as cities and towns are। क्या बोल रहे हैं, चेंज इसलिए भी गांव में बहुत स्लो आता है क्योंकि गांव क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे एक गांव है, किसी का गांव बसा है, फिर यहाँ पे खेत वगैरह हो गए, फिर एक गांव यहाँ बसा होगा, ऐसे ही तो होता है। पास पास में गांव थोड़ी ना होते, गांव तो दूर होते हैं। अब सिटीज़ में कॉलोनी सब कुछ पास होता है, हर लोग पास होते हैं, तो चेंज बहुत जल्दी फैलता है। गांव में अगर यहाँ तक कुछ बात आई भी, यहाँ से धीरे धीरे चेंज हुआ भी, तो सब जगह बहुत स्लो जाएगी, दूसरे गांव में चेंज आने में भी बहुत दिक्कत आएगी, देर लगेगी। तो जब, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से चेंज इतनी जल्दी नहीं आ पाता और गांव सिटी से कनेक्ट नहीं होता। गांव तो सिटी से दूर होता है, तो सिटी में चेंज आ भी जाएगा तो गाँव तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। और ऑफ कोर्स न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली टेलीफोन एंड टेलीविज़न हैव चेंजेस, लेकिन टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की वजह से अब धीरे धीरे गांव में भी चेंज थोड़ा पहले से जल्दी आ सकता है, क्योंकि अब तो टीवी है, टेलीफोन है, अब तो अपने आइडियाज़, विचार, ये सारी चीज़ें तो जल्दी फैल सकती हैं ना। सो द कल्चरल लैग बिटवीन विलेज एंड टाउन इज नाउ मच शॉर्टर एंड नॉन एक्सिस्टेंट। तो जो कल्चर का लैग है, मतलब जो पीछे रह जा रहे हैं कल्चर में, जो क्या सिटी का कल्चर अलग बदलता जा रहा है, गांव का कल्चर अभी उतना बदला नहीं है, पर टीवी वगैरह की वजह से, टेलीफोन वगैरह की वजह से अब ये धीरे धीरे ये गैप कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कम्युनिकेशन लिंक्स ऑफ अदर शॉर्ट, देखो रोड बन गई, रेलवे बन गई, जो इन्होंने भी इस सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया गया है। दैट फ्यू विलेज कैन रियली क्लेम टू बी आइसोलेटेड और रिमोट। क्या बोल रहा है कि अब रोड बन गई है हर जगह, हर गांव कनेक्ट हो गया है सिटी से, और हर रेलवे पहुंच गई है मेजर जगह पे। इस वजह से अब कोई भी गांव आइसोलेट नहीं है। आइसोलेट का मतलब बिल्कुल अलग नहीं है, कनेक्ट है, उसको बात तो पता चल ही रही है, जानकारी तो पहुंच ही रही है, वहाँ तक आना जाना हो रहा है। दिस हैज़ ऑल्सो एक्सीलरेटेड द पेस, और इसकी वजह से क्या हो गया है, चेंज की स्पीड बढ़ गई है। पहले रोड नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, तो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था। अब टीवी आ गई, टेलीफोन आ गई, रोड आ गई, अब लोग आते जाते हैं, शहरों में देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो धीरे धीरे अब गाँव में भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, स्पीड बढ़ गई है चेंज की। फॉर ऑब्वियस रीजन चेंजेस हैव एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर और विथ एग्रेरियन सोशल रीजन हैव अ वेरी मेजर इफेक्ट ऑन रूरल सोसाइटी। जो चेंज है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चेंज आए हैं और जो सोसाइटी में जो चेंज हुए हैं, उन्होंने उस रूरल सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। thus measure like land reform which alter the structure of land ownership have immediate impact। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, क्या है लैंड रिफॉर्म्स, क्या होते हैं लैंड रिफॉर्म्स, किससे और कौन लेगा और कौन बांटेगा? हाँ, देव को बोलने दो, बोलो देव। पहले क्या है, डोमिनेंट क्लास के पास, डोमिनेंट सेक्शन के पास सारी ज़मीनें थी, और जो आपके लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट की, उनके पास ज़मीनें थी नहीं। तो सरकार ने क्या किया, ये सारे लोगों से, जो जमींदार वगैरह थे, उनकी ज़मीनें जब्त करी और गरीबों में बांटनी शुरू करी। इसी को क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म। तो पहले बताओ, क्या पहले हुआ था ना, आज़ादी के बाद हुआ था ऐसा, अब क्यों होगा, अब नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, अब तो नहीं, अभी भी नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत अभी भी है, बट पहले हो गया था, अब नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म हुआ, तो पहले सोसाइटी में क्या चलते थे, बहुत सारे पावरफुल लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, और कुछ लोग उन्हीं के जाके खेतों पे, उन्हीं पे डिपेंडेंट थे कि उनके यहाँ जाके काम करेंगे, उन्हीं के यहाँ जो, मतलब उनसे तो बना के ही रखनी पड़ेगी, भले ही वो अत्याचार करें या कुछ भी करें, उनकी माननी पड़ेगी क्योंकि काम करना है। पर जैसे ही लैंड रिफॉर्म हुआ और ज़मीनें दे दी गई गरीबों को, अब सोसाइटी क्या वैसी रहेगी, अब सोसाइटी भी बदल जाएगी, अब वो उनके अत्याचार उतना नहीं सहेंगे, अब उनके खिलाफ भी बोल पाएंगे, क्योंकि अब वो उन पे डिपेंडेंट नहीं है, अब उनके पास खुद के खेत आ गए, अब वो वहाँ पे मजदूरी करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकते हैं। तो लैंड रिफॉर्म की वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी में चेंज आ गया, गाँव की सोसाइटी में, ठीक है। तो और ये चेंज कैसा था, धीरे धीरे आया या तुरंत आ गया? धीरे धीरे तो तुरंत आया, जैसे ही ज़मीनें ले गई। ये कैसा था, इमीडिएट इम्पैक्ट था ये वाला इम्पैक्ट कैसा था, इमीडिएट। इन इंडिया फर्स्ट फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस टुक अवे proprietary rights from absentee landlords and gave them to the groups that were actually managing the land
एंड इट्स कल्टिवेशन इन द विलेज। देखो जब पहला फेज हुआ लैंड रिफॉर्म का, जब आज़ादी मिली तो सबसे पहले जब हमने लैंड रिफॉर्म किया तो क्या होता था, पहले क्या होता था मैं बताऊँ। जैसे मानो ये कोई पर्सन है, इसके पास बहुत सारी खेती है, इसके पास बहुत सारी खेती है, तो मानो इसके पास 500 बीघा खेत है, ठीक है, 500 बीघा खेत है इसके पास। अब सिर्फ एक पर्सन के पास इतनी जमीन, एक फैमिली के पास इतनी ज़मीन है, तो ये क्या पूरी ज़मीन पे खेती करेंगे? इतना पैसा है उनके पास। तो मोस्टली ये होता था कि जिनके पास ज़मीनें होती थी वो गांव में रहते भी नहीं थे, वो तो शहरों में जाके रहते थे और किसी और को दे देते थे कि तुम हमारे बदले खेती करो, मतलब इस पर करवाओ, इसको मैनेज करो। तो ये कुछ लोगों को क्या दे देते थे, कुछ लोगों को ये लोग ठेके पे ज़मीन दे देते थे कि खेती करने के लिए, ठीक है, अधिया पे, या जो बोलते हैं ना कि अधिया पे दे देते हैं कि आधा तुम रख लेना आधा, ऐसे करके। तो जब पहला फेज़ हुआ तो सरकार ने क्या किया, ऐसे लोगों से जो खेती कर भी नहीं रहे हैं, रह रहे हैं शहरों में पर इनके पास बस ज़मीन इनकी है, तो इन लोगों से प्रॉपर्टी राइट जो है वो छीना और इनको दे दिया जो एक्चुअली में वहाँ पे खेती कर रहे थे, ठीक है। ये कब हुआ, फर्स्ट फेज में हुआ, मतलब आज़ादी के बाद। मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप, और ये जो ग्रुप थे ऐसा नहीं कि सीधे देखो ये लोग, इन लोगों ने किसी को दिया होगा, अब ये किसी कुछ लोगों के थ्रू करवाते होंगे मजदूरी। ये मजदूर थोड़ी ना, मजदूर को थोड़ी ना देते, आप किसी बिचौलिया को देते हो ना अपना खेत, फिर वो जो बिचौलिया होता है वो अपनी मजदूरी कराता है। तो ये जो मीडिएटर्स थे, ये जो ग्रुप था, ये जो बिचौलिए थे, वो जनरली किससे बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे इंटरमीडिएट कास्ट से। बेसिकली आप मान लो ओबीसी, जो ओबीसी था जनरली वो ओबीसी वाली कास्ट में बिलोंग करते थे, ठीक है। एंड दो दे वर ऑफन नॉट देमसेल्फ दीज द कल्टिवेटर, ये थोड़ी ना मजदूरी करते थे, ये तो मजदूरी करवाते थे। दे एक्वायर्ड राइट्स ओवर लैंड, पर इनको राइट किसको मिला, इनको या इनको, राइट मिला इनको। In combination with their number, this factor increased their social status and political power because their votes matter for winning election। और धीरे धीरे अब प्रॉपर्टी राइट इन पे आ गया तो पावर किसकी बढ़ेगी, इनकी, पॉलिटिकल पावर भी बढ़ी अब क्योंकि इनका वोट भी चाहिए। और अभी तुम लोगों ने जो इनका एग्जाम्पल है, बेसिकली तुम लोगों ने जाट सुने होंगे, जाट, गुर्जर सुने होंगे, यादव, ये वो कम्युनिटी है जिनके पास पहले प्रॉपर्टी राइट नहीं था, पर लैंड रिफॉर्म के बाद इनके पास प्रॉपर्टी आ गई और उसके बाद से ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अब देखो जाट पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, उनकी चलती है और वोट भी उनका चाहिए होता है ना, तो ये पॉपुलेशन ऐसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। एम.एन. श्रीनिवास हैज़ नेम्ड दिस ग्रुप एज डोमिनेंट कास्ट। ऐसी कास्ट को क्या बोला गया है, ऐसी कास्ट जिनको लैंड रिफॉर्म के बाद इनके पास पैसा आया, पावर आया, इन कास्ट को क्या बोल दिया गया, डोमिनेंट कास्ट। क्या बोला है इनको, और किसने बोला है, हैं? किसने बोला है, बोलो धीरज। अभी बता रही हूँ। अभी बताया बेटा, अभी ये लिखो, एम.एन. श्रीनिवास, पढ़ो ना। एम.एन. श्रीनिवास जो हैं आपके बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी किया हमारी इंडियन सोसाइटी के ऊपर। तो इन्होंने ऐसी कास्ट को क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट समझ में आ गई कौन होती है, वो कास्ट जो लैंड रिफॉर्म के बाद जिनके पास लैंड आई और लैंड के आने के बाद उनके पास पावर आ गई, पॉलिटिकल पावर आ गई और अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जाट, गुर्जर, यादव, ये सारे लोग, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल लिख दो। सोशियोलॉजी में हर चीज़ का एग्जाम्पल लिखना है, सोशियोलॉजी में जो भी लिखोगे एग्जाम्पल के साथ ही लिखना है। लिखो इसको, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डोमिनेंट कास्ट या डिफाइन डोमिनेंट कास्ट, और इसमें सिर्फ डिफाइन मत करना, ऐसे लिखना अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास सर का नाम जरूर लिखना है। हाँ, कास्ट, कास्ट, ये कास्ट है ना, ये तो
बहुत सारे रीजन्स में ये जो डोमिनेंट कास्ट है वो कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है इकोनॉमिक टर्म्स में, और डोमिनेट करती है कंट्री साइड एंड हैंड्स ऑल्सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्योंकि अब इनका वोट भी चाहिए। और इनके आप देखो जाट कम्युनिटी का कितना इन्फ्लुएंस होता है हरियाणा पंजाब में, तो अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, पॉलिटिक्स को ही बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। इन मोर रिसेंट टाइम these dominant caste are themselves facing opposition from assertive uprising of caste further below them, the lowest caste and the most backward caste। पर देखो पहले क्या था, ये सबसे पहले ये जो ऊपर वाले लोग थे ये कौन से लोग थे, ये अपर कास्ट था, ये आपका अपर कास्ट था, ठीक है। फिर ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये जो बिचौलिया थे, ये आपके मान लो ओबीसी थे, और ये वाली कास्ट थी जो मजदूर वाली कास्ट थी वो थे आपके। अब लैंड रिफॉर्म के बाद ये तो बहुत पावरफुल हो गए, मतलब अब ये और ये बराबर हो गए हैं एक तरह से, तो देखा जाए तो पहले ये इनका अपोज करते थे, अब इनको अपोज कौन कर रहा होगा, लोअर कास्ट। अब धीरे धीरे टाइम टू टाइम अब इनको भी अपोजिशन झेलना पड़ रहा है, किससे, लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से। This has led to major social upheavals in many states like आंध्रा, बिहार, यूपी और तमिलनाडु में आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को इसी वजह से मिल रहे हैं, ठीक है। In the same way, changes in technological organization of agriculture also has a larger immediate impact on rural society। अगर देखो ये तो हमने पूरा लैंड की ओनरशिप चेंज कर दी, पर टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से भी रूरल सोसाइटी में इमीडिएट चेंजेस आ गए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेबर सेविंग मशीनरी, न्यू क्रॉपिंग पैटर्न्स में अल्टर द डिमांड फॉर लेबर एंड डज चेंज द रिलेटिव बार्गेनिंग। क्या हो रहा है, privileged minority can have the luxury। क्या एक पेज नहीं है, वही तो मैं कहूँ कुछ अलग है। रुको, ये वाला है क्या, 42, 41 और ये क्या है 39, हाँ ये 39 है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से एग्रीकल्चर जो गांव की सोसाइटी। अरे बेटा किससे पूछ के आए अंदर, देखो कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने के वजह से गांव की सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा चेंज आए। कैसे कैसे चेंजेस, अगर लाइक न्यू लेबर सेविंग मशीन, नई नई मशीन आ गई। उसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया, पहले लोग सिर्फ खाने के लिए उगाते थे कि गेहूँ चावल, पर धीरे धीरे क्या उगाने लगे, कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफ़ी बेचने के पर्पज़ से। तो जब ये चेंज हुआ तो लेबर की डिमांड भी चेंज हो गई, और the strength of social group like landlord and labor, even if they don't directly affect labor demand, technological or economic change can change the economic power of different group and thus set in motion a chain of changes. Sudden fluctuation in agriculture prices, drought or flood can have havoc in rural society। क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में चेंज आने की वजह से गांव की सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा चेंज
आ जाता है और एक चेंज के बाद एक चेन ऑफ चेंजेस स्टार्ट हो जाती है कि एक के बाद एक के बाद एक चेंज आते जाते हैं। अगर गांव में कुछ ऐसा हो जाए लाइक बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो भी गांव की सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। Recent spate of farmer society in India is the example of this. On the other hand, large-scale development programs aimed at the rural poor can also have the enormous impact. A good example of this, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee of 2005. क्या बोल रहे हैं वो कि गाँव में अगर कोई सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, तो गांव के लोग क्या करेंगे, फार्मर्स क्या करता है, सुसाइड करता है। तो सरकार क्या करती है, इन सारी चीज़ों के लिए सरकार अलग अलग स्कीम्स चलाती है, जिसमें आपकी एक मेजर स्कीम है, उसका नाम है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2005। कब आई थी ये याद रखना। हाँ, इस योजना में ये होता है कि आपको एश्योर्ड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब 100 डेज़ का। क्या होता है कि खेती तो क्या होती है, पूरे साल होती है क्या खेती? नहीं होती। एक टाइम पे खेती ऑफ सीज़न आ जाता है। ऑफ सीज़न पे जो बेचारे जो गरीब किसान होते हैं उनके पास कुछ करने को नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, उन पे खाने को भी पैसे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास काम ही नहीं है तो खाएंगे क्या। तो सरकार क्या करती है, उनको 100 दिन का, पूरे साल में 100 दिन का काम देती है, गारंटीड काम, कि आपको 100 दिन हम काम देंगे। और उस काम में क्या, और उसके बदले पैसे देती है डेली का। ठीक है, उसमें आपको काम क्या होता है, गांव में ही काम दे देते हैं, जैसे कि कुछ नहीं, रोड बना दो, तालाब खोद दो, ये सारी चीज़ें करवाती है। ठीक है, तो ये गरीब किसानों मजदूरों के लिए ये स्कीम चलती है। ठीक है, मनरेगा समझ में आ गई क्या है, कब आई थी ये एक्ट था, ये कब आया था 2005 में। सोशल ऑर्डर, ये पूरा गांव की सोसाइटी समझ में आ गई, कैसे चेंज आया, लैंड रिफॉर्म होने के बाद कैसे चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है तो भी हो जाती है, डोमिनेंट कास्ट क्या होती है,